भी दे सकूं कि किन चीज़ों को आपने किस तरह से गुमसना देखना है, परसीव करना है, कि आपके पास जो है ना, जो आइडिया है मुझे, या आज की जो डिस्कशन हो रही है वो इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई लास्ट मिनट में हमें जीतने को ऐसा कोई थप्पी दे दें, तो ऐसा जनाब चूरन दे दें कि जो इतनी बदहजमी हुई भी है वो खा लेने के बाद एकदम से ऐसे सुकून हो जाए जनाब, आप पेट साफ हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, हम फ्रेश होकर उनका पेपर के लिए जितना ताकि वहाँ पर खड़े हो जाए और अपना अटेम्प्ट कर लें। तो जी बच्चों, ये जरा गौर से अगर आप देखें तो ये आपको ओवरऑल सिलेबस है, 18 के अंदर चैप्टर्स हैं आपके, और इन 18 चैप्टर्स को एज ए टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू का 20 साल का तजर्बा पढ़ाने का, और सब्जेक्ट को जिसमें से देखता रहा है, जिसमें से इवॉल्व होता रहा है, ग्रो होता रहा है, तो उसके तजर्बे के साथ में, उसके साथ में अगर आप इस सब्जेक्ट को या इस पेपर को देख रहे हैं तो इसमें क्या एरियाज हैं, किस तरह से उनको ट्रीट करने की जरूरत है, इसके लिए मैंने इसको मुख्तलिफ कलर्स के अंदर जिनसे डिवाइड किया है। बेसिकली जिनसे ना वो शेड्स की वजह से कलर्स में फर्क आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये सिर्फ जिनसे ना वो तीन कलर, एक ग्रीन है, एक येलो है, और एक जिनसे ना पिंक कह लीजिए या रेड कह लीजिए, ये सब तीन कलर्स। तो जी कलर ज्यादा होंगे तो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने कलर तीन रखे। ग्रीन कलर का जो एरिया है ना आपके सिलेबस का, ये बच्चों वो एरिया है जिसमें कि रट्टा आपका चल जाएगा। ग्रीन कलर के एरिया में जिनसे चैप्टर नंबर 1 आता है, चैप्टर नंबर 16 आता है, 17 आता है और 18 आता है। ये जो तीन चार चैप्टर्स हैं इनसे मुतल्लिक आपको कभी भी सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको रटे वाले सवाल आएंगे सीधे सीधे, आपको टॉपिक जिनसे दिया जाएगा और उस टॉपिक का आपका जिनसे जवाब देने का जो अंदाज हो सकता है, वो आपने बुक में से जो अच्छी चीज़ें जनाब तरीके से पढ़ी हैं, समझी हैं, तो क्रैम भी करनी है, तो आप उसको इंसान आंसर कर दोगे। दैट विल सर्व द पर्पज, तो वो आपका मकसद इंसान हल हो जाएगा। तो लिहाजा ये चार एरियाज हैं, इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, इनको अच्छी तरह से आपने देख लेना है, और इसमें इंसान है तो ज़्यादा अपने आपको डीप एनालिसिस वाली जो माइंडसेट है जिसका मैं कल जिक्र कर रहा था, कि आपको रिडल्स दी जाएंगी, पहेलियां बूझने के लिए इंसान आपको इस तरह के सवाल भी उनसे दिए जाएंगे, क्योंकि आज के एक्सरसाइज में है भी मेरे साथ में मटेरियल, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह के जनाब रिडल्स उनसे सॉल्व करने का कुछ तरीकेकार हो सकता है। लेकिन पहले इस किताब को जरा गो थ्रू कर लेते हैं कि इस किताब के कंटेंट्स को आपने किस तरह से जो है वो देखना है। तो जी ये ग्रीन एरियाज उनसे ना, ये वो एरियाज हैं जिसमें कि आपकी जो कन्वेंशनल अभी तक में जिस तरह से भी आपका अगर इंटर और मैट्रिक करके आपका यहाँ पर तक ग्रूमिंग हुई हुई है, तो रट्टे वाला आपका जो माइंड सेट जो है वो इन चार चैप्टर्स के लिए जो है वो आपको मदद दे सकता है। येलो जो पोर्शन है इसका, जिसमें चैप्टर नंबर 5, 8 और 10 जो है, इसमें सवाल जो है ना वो अल्टरनेट आते हैं, मतलब कभी पूछ लेता है कभी नहीं पूछता, और की चॉइस है। मैंने आपके सामने ग्रिड रखा भी था कल, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि किस तरह के पास पेपर जितने भी अभी तक गुजरे हैं इस नए सिलेबस से मुतलिक, तो उसमें कैसे मार्क्स की एलोकेशन रही है। ऑल दो कि 100% उनसे करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो जितना एक माइंड सेट बनाने के लिए आपको जो है ना वो जरूर मददगार हो सकती थी। तो उसमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट को क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 10 जिनसे एजेंसी संबंधित, तो इसमें से सवाल जिनसे ना कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, ये उसकी चॉइस होती है। लेकिन बच्चों ये जो बाकी जो तीसरा कलर है रेड कलर या पिंक कलर जो भी कह लीजिए, इसमें से है जो कि आपका मेन पेपर बनता है। ये वो एरियाज हैं जिसमें कि आपका जिनसे ना स्ट्रॉन्ग होल्ड होना जरूरी है, और इसमें अगर आप जिनसे ना ग्रिप रखते हैं, एक एनालिटिकल एबिलिटी रखते हैं इन चैप्टर से मुतलिक, तो आपको जितना इस सब्जेक्ट के ऊपर इंशाल्लाह पूरा अबूर हासिल होगा। और इस सब्जेक्ट से मुतलिक वो आपको जितने मर्जी जनाब को कंफ्यूजन सवाल पूछ ले, रिडल्स पूछ ले आपसे, पहेलियां जितनी मर्जी पूछ ले आपसे, तो इंशाल्लाह ताला आप इनसे डगमगाएंगे नहीं। तो इन एरियाज के ऊपर आपको फोकस करके रखने की जरूरत है। ये वो एरियाज हैं जिसमें कि आपको जो है वो आपको कंफ्यूजिंग सवाल आ सकते हैं।
अच्छा, अब अगली बात जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ इसी पेपर को, इसी चीज को आगे लेकर, और ये है कि सवाल तुमसे ना आमतौर के ऊपर वो किस तरह के पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये आगे जो मैं आपके सामने नहीं, एक्चुअली पूरी बुक तुमसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, और पूरी बुक के अंदर आपको दो कलर तुमसे ना वो नजर आएंगे, एक पिंक कलर है और एक येलो कलर। तो जी और फिर कोई कलर नहीं भी है। तो जी पिंक कलर जो इंडिकेट करता है कि जी ये सवाल जो है ये है जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं। और वो टॉपिक है जो हाईलाइट मैंने किया है, और इसको आप जो है अगर समझ लेते हैं और देख लेते हैं तो ये वो टॉपिक है जिससे मुतालिक स्ट्रेट सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। आमतौर के ऊपर सवाल ये पूछा जाता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। तो उसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें ये जवाब जो लिखा हुआ है ये दे सकते हैं। तो येलो इसलिए किया है कि भी ये कम ही है जो कि पूछा जाता है। ज्यादातर जो पूछा जाता है तो वो ये वाला सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। देखिए, सवाल के पूछने के अंदाज उनसे ना फर्क हो सकते हैं, और पेपर को अटेम्प्ट करते हुए आपके लिए सबसे पहले सवाल को समझना इंसान जरूरी होता है। कभी ऐसा होता है कि बच्चे ने जहाँ रट्टा लगा लिया है टॉपिक उसको पूरा फर याद कर लिया है, और जैसे ही वो सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ को देखता है उसको सारा कुछ जो उसने जनाब याद किया होता है ना वो उल्टी करके आ जाता है, ला एलो फर ला बुला जवाब है। ऐसा नहीं करना। आपने सबसे पहले जिनसे ना सवाल को समझना है। जवाब यही है, इसके अंदर ही है, लेकिन आपने क्या करना होगा कि सवाल के मुताबिक जिनसे जवाब को टेलर करना होगा। ये टेक्निक है, ये है जो कि आपको थोड़ा सा इसके लिए मशक करने की जरूरत है। आप 5 पेपर्स देखेंगे, उन 5 पेपर्स में आपको इंसान अंदाजा होगा कि जी वो सवाल पूछता कैसे है। पूछेगा इसी में से, लेकिन उसका खास मतलब एंगल होगा पूछने का। आपने मसलन क्या एंगल हो सकता है, जी वो आपसे ये पूछ लेता है कि जी डिफरेंशिएट बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल लॉ के दरमियान फर्क बताइए उसके पर्पस के हवाले से। अब आपने अगर देख लिया ओहो सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ डिफरेंस, लॉ दी छाप दो सारा कुछ, आपने सारा कुछ छाप दिया होगा, उसमें जवाब भी आ गया होगा, लेकिन बच्चों आपने एक्सेसिवली काम कर दिया है जो कि सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और जब सवाल की रिक्वायरमेंट जिनसे से ज्यादा आप लिख गए हैं तो याद रखिएगा इसमें आपको जिनसे पूरे मार्क्स कम से कम नहीं मिलेंगे। आपके वो मार्क्स जिनसे काट लेगा क्योंकि आपने ज्यादा लिख लिया है। आपने अपने अन्य तो कम आ रहा है तो उस तुक्के में जो है ना आपने जितना ब्लंट एक्शन लेकर के जो है ना कोई ना कोई गोली तो लगेगी, तो वो जो है ना इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता है कि आपका वो पूरा एक शार्प जनाब स्नाइपर राइफल से जो शूट करते हैं ना, ये टारगेट को चुप करके हिट किया करने वाला वाकया वो नहीं है आपके अंदर, सफाई नहीं है आपके अंदर। तो सफाई के वजह से मार्क्स ना होने के कट जाते हैं। तो लिहाजा ये इस तरह से आपको टॉपिक को जिनसे देखने की जरूरत होगी। ये टॉपिक है जिससे मुतालिक सवाल आते हैं और आमतौर के ऊपर इसी से मुतालिक ही सवाल पूछे जाते हैं। या फिर एक जो दूसरा टॉपिक है ये इससे मुतालिक भी कम सवाल पूछे जाते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक है। इनसे मुतालिक अगर सवाल आते भी हैं तो वो कोई एक खास एरिया से मुतालिक पूछ लेता है कि जी इसका ना आपने रट्टा लगाना है, इसका और कोई हल नहीं है। कोशिश तो हम करते हैं क्लास में पढ़ाते हुए कि सब चीज़ों को एग्जाम्पलीफाई करके इंसान बताया जा सके, लेकिन क्या है कि आपसे जो एग्जामिनर रिक्वायर्ड करता है ना वो ये है कि अभी उसने फर्जन पूछ लेना है कि जी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान व्हाट हाउ रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस इज रेगुलेटेड। तो जी वो जनाब आप लिखेंगे कि जनाब इनटू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस इज रेगुलेटेड एज अंडर। कि अभी इसमें आप ये जो सना पैराग्राफ लिखते हैं तो अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, ये मफहूम अगर आप समझ गए हुए हैं तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो ये जो एरिया है ये सीधा सीधा रट्टे वाला एरिया है। और कोई कई दफा इस शेड्यूल से मुतालिक सवाल पूछा गया है, लेकिन ये सवाल जो है ना ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल नहीं है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं है ये, कभी कभी पूछा जाता है। तो ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं नंबर एक वो ऊपर सिविल और क्रिमिनल लॉ का डिफरेंस है, और दूसरा जो सवाल ज्यादा पूछा जाता है वो ये
इससे मुताबिक सवाल आएगा। तो हमेशा यही सोच होती है पेपर के अटेम्प्ट को लेकर के अगली दफा जो है ना, क्या वो सवाल ये पूछेगा एग्जामिनर कि जी सिविल और क्रिमिनल लॉ के दरमियान डिफरेंस बताएं, या वो ये सवाल पूछेगा कि जी लेजिस्लेशन के प्रोसेस से मुताबिक बताएं कि जी पार्लियामेंट से जो है ना कोई लॉ जो बनता है उसका तरीकेकार क्या है। पेट से ये दो सवाल हैं जनाब जो चैप्टर से मुताबिक पूछे जाते हैं आमतौर के ऊपर। और इसमें भी जिनसे ना सवाल ये नहीं है कि पूरा पूरा उसने छापा मारने के लिए आपसे पूछ लेना है। कभी वो प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन का पूछ लेता है, कभी वो जिनसे ना आपसे जिनसे ना प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लेता है कि प्रेसिडेंट के जनाब क्या अख्तियारात हैं जनाब कोई लॉ को बनाने से मुतलिक, कभी वो प्राइम मिनिस्टर से मुतलिक भी पूछ लेता है। तो जी ये एरिया है खास जिसमें के सवाल जिनसे है ना वो बनाता है ज्यादातर। और ये दो मेन जिनसे ना मैंने इसको जो पिंक कलर में हाईलाइट किए हैं आपके इस चैप्टर के सिलेबस के एरिया को, वो है बच्चों जिस तरह से मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा था कि ये। और येलो कलर में हाईलाइट करने से मतलब मेरा ये है कि जी ये टॉपिक से मुताबिक सवाल कम आते हैं, लेकिन आमतौर के ऊपर जो दूसरी अंग्रेजी है उसमें से ये जिनसे ना एरिया जिनसे ना ये आप हैं जिसको फोकस कर सकते हैं। अच्छा, जिसके बाद फिर इसे अगले चैप्टर की तरफ अगर आप आ जाएं, ये भी एरिया जिनसे ना इससे मुताबिक भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इससे मुताबिक भी सवाल पूछता है वो, लेकिन इतने फ्रीक्वेंटली सवाल नहीं पूछता। देखिए मैं जो आपको ये चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ तो सिर्फ मकसद जिनसे ना आपको मुख्तलिफ वेरिएशन है जो पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये किसी भी तरह से कोई गेस वर्क के लिए नहीं है जो कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे कि जी सर ने सानू गेस लिखवाता है सारे पिंक कलर दे देना और याद करने ने, बाकी और कोई इस जनाब बॉस सब द स्कोर बाकी कर जाएगा। तो ऐसा नहीं आपने सोचना है। आपने बच्चों हमेशा जिनसे ना ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ इसमें जो एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ उनको हमने से ज्यादा तवज्जो देनी है, उनको ज्यादा आपने फोकस करना है, लेकिन तैयारी आपने मुकम्मल करके जानी है। अच्छा जी, इसके बाद अगला चैप्टर जिनसे है ना बच्चों उसको मैंने पूरे का पूरा ही जिनसे ना पिंक कर दिया है। सिर्फ हेडिंग के ऊपर पिंक कर देने का मेरा मतलब ये है कि जी इस चैप्टर के अंदर ना ये सारी सिर्फ वोकैबलरी आपको नई अंग्रेजी जिनसे सिखाई जा रही होती है। इसमें प्रपोजल का मतलब दिखाया जा रहा है, प्रॉमिस का मतलब दिखाया जा रहा है। तो ये पूरा चैप्टर ही जिनसे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से मुताबिक जब आप पढ़ेंगे इसको इस तरह से समझ लेंगे तो यूँ समझ लीजिए कि आप जिनसे इस काबिल हो गए हैं कि पेपर में आने वाले किसी भी तरह के सवाल को जिनसे आंसर आप कर सकते हैं। तो लिहाजा इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है आपके लिए, आपने ये वाला चैप्टर जिनसे ये तो करना ही करना है। इसमें आपको कोई भी इसमें छूट नहीं है, ये सारे चैप्टर को गो थ्रू करना है आपने। अच्छा बच्चों, मैं आपके सामने ना अब ये देखिए बुक स्क्रॉल भी कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे कल भी बोला था कि मैं मेरा आमतौर के ऊपर उनसे होता है ना क्लास में आने का जो जहन होता है वो एक इंटरेक्टिव क्लास के एतबार से होता है। और आप सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हो तो आई वुड लाइक, और जो ऑनलाइन भी जिनसे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ ये जैसे जैसे मैं ये आपके सामने बुक स्क्रॉल कर रहा हूँ इसमें हो सकता है कई जगहों पर आपको खुद से पढ़ते हुए तो कंफ्यूजन का सामना करना पड़ा होगा। हो सकता है कि कई ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें से मुतल्लिक आपके जहन में कुछ सवाल भी होंगे। तो अगर आप जिनसे ना वो सवाल जिनसे ना फौरी पूछ भी लेते हैं सॉल्व करते हुए, तो मेरे लिए अच्छा मौका होगा कि मैं स्पेसिफिकली जो आपको प्रॉब्लम्स हैं जो आपको कंफ्यूजन्स हैं जो आपकी अपनी हैं तो उनको मैं एड्रेस कर सकूंगा। और ये ना सिर्फ ये कि मैं फिजिकली जो आप सब लोग यहाँ पर सुन रहे हैं मुझे आपके लिए है, बल्कि ऑनलाइन भी जो दोस्त तुमसे हैं वो अगर देख रहे हैं और इस सेशन को जिनसे हमारे साथ जिनसे हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो भी अगर कोई सवाल पूछना चाहें दे आर मोर देन वेलकम। कि आपके सामने ये बुक स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, और उस बुक में से हर पेज के बाद से कोई भी उसमें जो टॉपिक गुजरता है और आप अगर मुझे रोकने के लिए बोलते हैं और यहाँ से कुछ पूछने के लिए बोलते हैं देन आई एम अवेलेबल। मैं आपकी उनसे क्वेरीज को आंसर करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। तो जी ये चैप्टर नंबर 2 है जी जिसको मैं इसमें स्क्रॉल कर रहा हूँ आपके लिए, और इससे मुताबिक बता ये रहा हूँ आपको कि जी ये जनाब जो चैप्टर नंबर 2 है ये आपके लिए इंतहाई अहम है। और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, तमाम चीज़ें जिनसे इनको गो थ्रू करना आपके लिए लाजमी होगा, क्योंकि यही वो आपकी बेसिस बनाएगा जिसको लेकर के आप जिसमें पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं या और भी दूसरी तरह के सवालों के जवाब दे सकते हैं जो कि इस चैप्टर से ना भी हों। इसके बाद इससे अगला चैप्टर भी इसी तरह की अहमियत का हामिल है क्योंकि ये एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से मुतल्लिक हैं।
और उस चैप्टर से मुतालिक भी यही वाली पॉलिसी है जो मैंने भी आपको बताई। और इसको मैंने पिंक कलर का हाईलाइट इसलिए किया है कि जी ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 जो सा है। और इसमें से कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कोई चीज़ छोड़ दें या कर लें, तो ऐसा नहीं है, आपको ये सारा चैप्टर ही करना पड़ेगा। मैं आपको जो बेसिस से मुतालिक बेसिस बताई गई हैं सारी, वो है जो कि आगे और जो दूसरे टॉपिक्स हैं उसको भी समझने में मदद देती है। वॉइड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में फ़र्क होता है, ये सब चीज़ें जिनसे मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। और किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो किसी भी एक टॉपिक को लेकर, वो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं वहीं रोक कर आपको उसका आंसर भी करने का पाबंद हूँ। अच्छा जी, इसको भी मैं इस तरह से अगर आपके लिए सॉल्व कर दूँ, तो उसके बाद से जो अगला चैप्टर है वो भी इसी तरह की पॉलिसी से मुतालिक आप मुझसे अडॉप्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 ये जनाब 3 चैप्टर से हैं, इनसे मुतालिक आपको एक ही तरह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने की जरूरत है। और ये जो चैप्टर हैं इनसे मुतालिक जिनसे हार्डेस्ट क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, खास तौर पर ये जो फ्री कंसेंट और वॉइड एग्रीमेंट्स का चैप्टर है ना, ये बच्चों एक ऐसा एरिया है जिसमें कि सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन जिनसे होते हैं बड़े अच्छे बन जाते हैं। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इसमें काफ़ी मवाद मौजूद है। मैं खुद भी अगर जो मॉक पेपर वगैरह बनाता हूँ, तो उसमें ये वो एरिया होता है जिसमें कि कोअर्जन एंड इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के अंदर इतनी थिन लाइंस होती हैं, जिसके अंदर रख कर के बच्चे के साथ के पेरेंट के साथ में बड़ा जबरदस्त खिलवाड़ खेला जा सकता है, उनको अच्छी तरह से कंफ्यूज किया जा सकता है। क्योंकि इसके जो मुख्तलिफ शेड्स हैं उनको जो समय आपने ज़रूर कवर करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक मुश्किल सवाल जो है ना, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन जो पहेलियाँ बूझने वाले होते हैं, वो पूछे जा सकते हैं। अभी मैं एक दो आपसे एक्सरसाइज करवाऊंगा अभी, तो सवाल मैंने बनाए भी हुए हैं एक तरह से, ताकि आपको रियल टेस्ट जिनसे उसका मिल सके कि आप जिनसे ना जो फेस फेस करने जा रहे हैं ICAP के एग्जाम में, तो आपको यहाँ पर जिनसे ना एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर मिलकर हम जिसको परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उसका आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा जी, ये भी इस तरह से मैं क्रॉस कर देता हूँ सारा, के बाद अगला चैप्टर जिनसा है चैप्टर नंबर 5 आ जाता है। ये जी है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से मुतल्लिक। और मैंने पहले बताया आपको कि कभी ये पूछ लो क्या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से मुतल्लिक सवाल, और कभी नहीं पूछते। लेकिन इस चैप्टर के अंदर ये वाला एक एरिया खास है जिसको मैंने पिंक कलर में किया है, और ये एग्जामिनर का दूसरा फेवरेट जो सा टॉपिक रहा है। एग्जामिनर से मुतल्लिक जो सा ना बहुत दफा सवाल पूछता है। और वो क्यों? क्योंकि इस एरिया में ना दो टॉपिक्स जो ना कवर कर रहा होता है। मतलब अगर मुझे पेपर बनाने के लिए कहा जाए और कहा जाए कि सर आपने जो है ना पूरे सिलेबस की कवरेज रखनी है, तो पूरे सिलेबस की कवरेज रखते हुए अगर मैंने सोचा हो कि भाई यार मैं एक सवाल बनाऊं जिसमें कि चैप्टर नंबर 4 भी कवर हो जाए और चैप्टर नंबर 5 भी कवर हो जाए, तो ये मेरे लिए जनाब बेहतरीन सवाल होता है, जो कि बच्चों से पूछा जाता है। बड़ा पेट किस्म का सवाल है ये कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड रीजनिंग एग्रीमेंट। इनके दोनों की बेसिक यूनिट्स हैं, वो एक अनसर्टन इवेंट होता है, और उस अनसर्टन इवेंट को लेकर के बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हो सकते हैं उसको डिस्क्राइब करने के हवाले से। तो ये एक जनाब फेवरेट एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से एक फेवरेट टॉपिक है जिससे मतलब सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको पिंक कलर में हाईलाइट किया है। इसके अलावा और फिर आप पूछना चाहें आप सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद आगे जो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर्स हैं, ये दोनों ही चैप्टर्स जिनसे बड़े अहम हैं, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये सारे रूल जिनसे आपको पता होना चाहिए, और पेपर की तैयारी के लिए ये रूल जिनसे हैं ये आपके जनाब हमेशा काम आएंगे। आपको जिनसे ना वो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करेंगे। 6 और 7 जिनसे ये दोनों मैं फिर क्रॉस कर देता हूँ। अगर कोई सवाल नहीं है तो ऑनलाइन भी कोई सवाल है या नहीं बच्चों का?
लास्ट में जो सर कोई सवाल है ऑनलाइन के नहीं बच्चों का? क्योंकि मेरे यहाँ पर डिस्प्ले नहीं आ रहा। चिल माहौल। ये वही क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक है। कोई भी एट ईज आपको पूछना चाहें सवाल, मैं तो क्रॉस कर ही रहा हूँ। कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो सुना है, इसमें से सवाल जरूर आना आपको। हो ही सकता है कोई चैप्टर नहीं है, कोई पेपर नहीं ऐसा गुजरा कि जिसमें कि इस चैप्टर से सवाल ना पूछा गया हो। और इसमें आमतौर के ऊपर जो सवाल आते हैं वो आपको कोई डैमेजेस वगैरह से मतलब पूछे जाते हैं कि किस तरह से डैमेजेस अवॉइड किए जाते हैं। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस से मतलब आपको पूछा जाता है। तो ये मैं कोशिश करूंगा कि ये फाइल जो सी है वो आई के वालों के साथ मैं शेयर कर दूं, कि जो ये लेक्चर जो है उसके साथ में उसको टैग भी कर देंगे, कि जो इस फाइल को अगर बच्चे इंसान डाउनलोड भी करना चाहें तो डाउनलोड करके इसमें जिससे मैंने हाईलाइट किया हुआ है उस हाईलाइटेड एरिया को इंसान अपनी समझ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना ये मैंने ऑलरेडी इंसान रिकॉर्डेड तो है ही ये, तो इसमें इंसान नज़र तो बच्चों को आ गया होगा। तो ये बच्चों इस तरह से ये मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। और कोई आपने मुझे पूछनी हो बात तो आप पूछ लीजिए। नेचर ऑफ पार्टनरशिप जो है इसको मैंने येलो कलर क्यों किया है? तो येलो कलर इसलिए किया है क्योंकि इससे कम सवाल पूछे जाते हैं। पार्टनरशिप का टॉपिक बच्चों बड़ा अहम टॉपिक, सिंपल भी है और फायदेमंद भी। पार्टनरशिप का टॉपिक जो सा है इसमें जो इससे अगले जो दो चैप्टर्स हैं उनमें से जो सा ना हर अटेम्प्ट के अंदर जिनसे सवाल पूछे गए हैं। और आमतौर के ऊपर एज ए चार्ट अकाउंटेंट भी जो सा है वो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो आपने बच्चों उसमें ये पार्टनरशिप जो है ना उसके हवाले से जो है ना काफ़ी काम है जो कि करना होता है। आपका इवन उधर वर्किंग एनवायरनमेंट भी जो सा होता है किसी फर्म के अंदर, वो भी इसी कानून के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो लिहाजा इसको जो है ना आई कैप के अंदर काफ़ी अहमियत हासिल है। और बच्चों को टेस्ट भी जो है ना इन तीन चैप्टर्स के अंदर से जो ये दो चैप्टर्स हैं खास तौर पर इनके अंदर काफ़ी किया जाता है। अगर आप कल का कंपैरिजन भी ध्यान में रखें तो ये दो चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 12 और इससे अगला चैप्टर नंबर 13, ये दो चैप्टर्स हैं बच्चों जो बड़े अहम हैं। और इसके अंदर मुख्तलिफ सिनारियोज हैं जिनसे मुतल्लिक आपको पूछा जाता है। अच्छा, एक और ख़ास बात मैं हाईलाइट कर दूँ कि जी एजेंसी का टॉपिक जिनसे होता है तो उसको अक्सर इग्नोर जिनसे ना एग्जामिनर इसलिए भी कर देता है क्योंकि एजेंसी जिनसी है उसको पार्टनरशिप में कवर किया गया होता है। एजेंसी के टॉपिक को पार्टनरशिप में कवर किया गया होता है, इसलिए एजेंसी का टॉपिक जिनसा होता है वो आमतौर पर एग्जामिनर जिनसे मुतल्लिक सवाल नहीं करता। क्योंकि व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप के अंदर तमाम पार्टनर्स की आपस में म्यूचुअल एजेंसी होती है। म्यूचुअल एजेंसी से मतलब ये होता है कि तमाम पार्टनर्स एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी हैं और एक दूसरे के एजेंट भी। तो लिहाजा इसलिए एजेंसी का टॉपिक जिनसे उसको मिस कर दिया जाता है। और पार्टनरशिप के अंदर ही जिनसे ना एजेंसी को भी जिनसे ना वो मतलब टेस्ट कर लेते हैं बच्चों के एतबार से। तो ये पार्टनरशिप का टॉपिक जिनसे इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन्स, एनी क्वेरीज, मेरा तो था जहन कि आप सिंपल जिनसे आज शायद तैयारी करके आएंगे। ये देखिए, ये म्यूचुअल एजेंसी को खास तौर पर हाईलाइट किया गया है। ये म्यूचुअल एजेंसी क्या है? तमाम पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी हैं और एक दूसरे के एजेंट्स भी। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी उसका जिक्र किया गया है। और ये एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी की जो बात की गई है इसमें वो कल जो मैंने आपको बात बताई थी रेटिफिकेशन वाली, कि पार्टनर जिनसे होते हैं वो रेटिफाई करके कोई एक पार्टनर ने जो काम किया होता है उसको वो वैलिड कर सकते हैं विद रेट्रोस्पेक्टिव। वो जो बात मैंने बताई थी कल आपको पूरा स्लाइड शो बनाकर कुछ करने से आपके साथ डिस्कस किया था रेटिफिकेशन के टॉपिक को या रेटिफिकेशन की टर्म को आपको समझाने के लिए, वो एक्चुअली यहाँ पर उसका आपको इस्तेमाल देखने को मिलेगा। इसके बाद मजीद आगे चलें पार्टनरशिप के बाद
तो आपके सिलेबस का सबसे जो मुश्किल एरिया है वो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बड़ा अहम है। और इसमें सवाल जिनसे होते हैं वो ज़्यादा टेक्निकल और मुश्किल नहीं पूछे जाते हैं, कि बच्चों को इंसान बड़ी डिटेल में जा सकते हो वो इंसान उलझाने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी इसमें से सवाल जरूर आएंगे आपको, और आपको जो टेक्निकली प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक के दरमियान फर्क उसका पता होना जरूरी है। मैं भी ये भी मैंने क्रॉस कर दिया। अब उसके बाद कोई सवाल बच्चों ने नहीं पूछा मुझसे। लेट बी रिकॉर्ड विटनेस ऑल दैट, ये बच्चे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। प्रोविजन रिलेटिंग टू चेक्स, ये भी इतना इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर उसके बाद आ जाते हैं उस अदर लॉज वाला जो एरिया है। अदर लॉज वाला एरिया जिनसे है ना बच्चों, उसमें ख़ास तौर पे मैं आपको जो हाईलाइट करना चाहता हूँ बात, और वो ये है कि जैसे शुरू में मैंने आपको जब टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखा रहा था, कि आपको इसमें से कोई उलझाने वाले सवाल नहीं आएंगे। आपको इसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 4 5 सवाल बनते हैं वही आएंगे, और उसके अलावा दूसरे सवाल बनते ही कोई नहीं। मसलन ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो है ना टॉपिक, उसमें एक सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताएं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन क्या है। आपको सवाल इस तरह से ही आएगा कि डेफिनेशन बता दीजिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। आपने ये रट्टा लगाया होगा बच्चों, और लास्ट टाइम में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि रट्टे वाला सवाल आया है। बच्चे ने जितना जबरदस्त प्लान किया हुआ था उतना ही उसने अच्छा जनाब उसका जवाब लिखा होगा। तो जी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन उनसी है, इसको 2 3 दफा टेस्ट किया जा चुका हुआ है। तो लिहाजा इसका आपने समझाने की कोशिश तो हम करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं। आपके लिए जो अब वक्त आ गया है तो इसमें से आपने इसका रट्टा लगा लेना। तो इसका सवाल भी सुना ये बनता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन बताइए। वो ये नहीं होगा कि इसके अंदर से कोई पिक करके कुछ आप चीज़ें आपसे पूछ लेगा और आपको उलझाने की कोशिश करेगा, तो सिनारियो बनाकर आपको पूछ लेगा कि दोस्तों जी ये जनाब जो ट्रांजैक्शन हुई है, ये जनाब किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ हुई है या नहीं हुई। सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आएंगे। तो जो सवाल आएगा जो आमतौर पर पूछा गया है वो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुताबिक पूछा गया है, या फिर उसमें जनाब ये ऑफेंस और मनी लॉन्ड्रिंग से मुताबिक सवाल पूछे। इसको मैंने येलो कलर क्यों किया है? इसको येलो कलर इसलिए किया है क्योंकि इससे मुताबिक सवाल कम पूछे गए हैं। और इसमें ये नहीं कि पूछे नहीं जाते, यहाँ आ नहीं सकते, सवाल आ सकते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है या ये जो पॉइंट है इससे मुताबिक सवाल कम पूछे गए हैं। और इसमें अगर वो पूछता भी है तो बड़े सिंपल से अंदाज में कि जी आप बताइए कंसीलमेंट ऑफ क्रिमिनल प्रॉपर्टी से मुताबिक है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में क्या लिखा गया। बस इतना से उसमें पूछना है। नहीं, इसमें तो सिनारियों को उलझाने वाली बात नहीं करनी है आप। तो लिहाजा वो अगर आपका कोई प्लानिंग मटेरियल के एतबार से कोई जहन अगर बना भी हुआ है, तो ये जो एरियाज हैं ये हैं जिससे मुतालिक आप इंसान अपनी उस ये जो एक ख्वाहिश है उसको इंसान जरूर सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आप इन चैप्टर्स को, ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 16 17 और 18, इनको आप क्रैम करके इंसान जा सकते हैं। और उसमें आपको इंसान का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा सवाल आएगा जिसका आपने सीधा सीधा जवाब देना होगा। और इससे मुताबिक एक्चुअली ये जो मैं बात बता रहा हूँ क्या ये कोई सीक्रेट आपको बता रहा हूँ? नहीं, सीक्रेट नहीं है ये एक्चुअली जब सिलेबस बनाया गया था तो उस सिलेबस की आउटलाइन में ये बात लिखी है कि ये जो नए एरिया जो पहली दफा जिनसे आपके सिलेबस में जब से ये बिजनेस लॉ या आई कैप का सिलेबस से मुताबिक जिनसे बच्चों को टेस्ट किया जा रहा है, तो उसमें इनको ऐड करने का मकसद जिनसे था वो यही था कि बच्चों को नए लॉ से मुताबिक वाकफियत दी जाए, और वो भी एक लिमिटेड अंदाज में वक्फे दी जाए। और जानते हैं आई कैप वाले कि बच्चों का इसका जो कोई डिटेल नॉलेज नहीं, और ना ही आई कैप की किताब को अगर आप देखें तो उसमें इनसे मुतालिक इन्होंने बहुत ज्यादा इसको एग्जाम्पलीफाई किया हो, या इससे मुतालिक बहुत ज्यादा आपको जिनसे जाने वाले जो कंटेंट्स जिनसे उसके मुतालिक दिए गए हों। तो लिहाजा गिवन मटेरियल के अंदर से ही अगर वो आपको सवाल पूछेंगे तो वो सवाल जो है ना वो एक प्लान मटेरियल को ही प्रोड्यूस करने के लिए ही पूछेंगे।
और ऐसा ही पिछले 5 पेपर्स को अगर आप खोल कर देखेंगे तो आपको जो एग्जामिनर का ट्रेंड जिनसा वो नजर आएगा। तो लिहाजा आप थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस जिनसे उसको बिल्ड कर सकते हैं इन एरिया से मुतालिक। और इसके बाद फिर इस चैप्टर से मुतालिक आगे जिनसे पनिशमेंट से मुतालिक बहुत कम ही है जो सवाल पूछा गया है, इसलिए इसको मैंने कितनी अहमियत नहीं दी। हाँ, आगे जिनसे ये इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी से मुतालिक सवाल जिनसे ये पूछे जाने के चांसेस जिनसे ये कम है, इसलिए इसका कलर येलो है। लेकिन जो ज्यादातर पूछा गया है अगर इस टॉपिक से मुतालिक सवाल, तो वो ये पूछे गए हैं, ये रेवोकेशन ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम या ऑपरेशनल अरेंजमेंट ऑफ पेमेंट सिस्टम। ये दो हैं, ये जो आप लिस्टें आप याद कर लें डीपीएस की। तो ये बच्चों एरियाज से हैं, इससे मुतालिक आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आएंगे, आपको उलझाने वाले सवाल नहीं आएंगे। जो आपने यहाँ पढ़ा होगा अच्छी तरह से इसको देख लिया होगा, पेपर में आपको तो वही रिप्रोड्यूस करने के लिए जिनसे अच्छे सवाल जिनसे पूछे जा सकते हैं। कोई ट्रिकी क्वेश्चन जिनसे इनमें से इतने नहीं बनते हैं। हाँ, अलबत्ता ऐसा जरूर हो सकता है कि सवाल, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, कि समझने में बच्चों को प्रॉब्लम पेश आ जाए। ऐसा हो सकता है कि सवाल की अंग्रेजी जिनसी है उसमें कोई उलझाव जिनसे एग्जामिनर ऐसा बना दे कि बच्चा जिनसे उसको ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स या वो जो है ना रेवोकेशन ऑफ डेजिग्नेशन पेमेंट सिस्टम, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम, इसको समझने में जिनसे को मुश्किल पेश आ जाए। तो सवाल के पूछने के अंदाज में जिनसे को हो सकता है बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए कि वो टॉपिक को सही तरह से जिनसे पिक ना कर पाए। वरना जो कंटेंट्स हैं जो आपने रिप्रोड्यूस करने होंगे उसमें कोई उलझाव वाली बात नहीं है, सिंपल स्ट्रेट सवाल मुझसे सिंपल पूछे जाते हैं। और सेम गोज विद अदर टॉपिक्स, जो अगला चैप्टर है इससे मुतालिक में एक खास बात जिनसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये डाटा प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से मुतालिक। और वो ये है बच्चों के इसके ना शुरू में ये डाटा प्रोटेक्शन से मुतालिक जिनसे ना आपको एक टॉपिक दिया गया है। ये डाटा प्रोटेक्शन से मुतालिक जो टॉपिक है ना बच्चों, ये कभी भी इससे मुतालिक सवाल नहीं आया। ये जो एरिया है ये एक्चुअली कानून भी नहीं है, ये एक्चुअली एक बिल है जो कभी पास भी नहीं हुआ। और ये बिल का नाम है बच्चों पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2020। आपको इतने तो सियाने होंगे आप, ये जानते हैं बिल और एक्ट के अंदर फर्क क्या होता है। बिल इज ए प्रपोजल ऑफ लॉ, जो भी कानून नहीं बना है। और एक्ट वो एक कानून होता है, वो एक लॉ होता है, स्टैट्यूट होता है, जो पार्लियामेंट से पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद बन जाता है। तो जी ये कानून नहीं बना है, ये कानून है नहीं। तो जब 2022 में जिनसे मैं ये नया सिलेबस उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसमें इसको उन्होंने छाप तो दिया है, लेकिन एक्चुअली इसका तस्करा जो सिलेबस आउटलाइन है उसमें भी नहीं। तो यही वजह है कि ये जो डाटा प्रोटेक्शन से मुताबिक शुरू में जो ये टॉपिक है, डाटा सब्जेक्ट, पर्सनल डाटा, सेंसिटिव पर्सनल डाटा, कंसेंट वगैरह, या ये जो की प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो उनसे बच्चों ये एक्चुअली आपको इससे मुताबिक कभी भी सवाल मुझसे ना पास पेपर वगैरह निकाल कर देखें तो नहीं पूछा गया। तो अगले आने वाले टाइम में भी इससे मुताबिक सवाल आने के चांसेस यूँ समझ लीजिए कि 1% है शायद। वो भी इसलिए कि आई कैप की किताब में ये लिखा हुआ, वरना इसके इससे मुताबिक सवाल आने के चांसेस 99% नहीं, क्योंकि ये कानून है ही नहीं। और जो ओरिजिनली सिलेबस की आउटलाइन है उसके अंदर भी ये चीज़ शामिल ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता इससे मुताबिक सवाल आते भी रहे हैं, और इंसान ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है और अगले टर्म में इससे मुताबिक सवाल आने के चांसेस भी हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली जिनसा खबरों में भी काफ़ी जिनसा ये पीका जिनसा वो इन रहा है। तो पीका के कानून के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं, क्या वो तब्दीलियाँ जो पीका के कानून में भी रिसेंटली आई होंगी, क्या वो हमें उनसे मुतालिक पढ़ने की ज़रूरत है? क्या हमें अपने आप को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो नई तरमीम है पीका कानून के अंदर उसके बारे में भी जानना जरूरी है? तो आंसर इज नो। आपको सिर्फ उन्हीं मालूमात से मुतालिक जिनसे सवाल पूछा जाएगा जो मालूमात जिनसे ना आपको बिफोर हैंड दी गई। आपको जो करंट स्टेटस से चल रहा होगा कवानीन का और जो पार्लियामेंट के पास उससे मुतालिक जो भी चीज़ हो रही है, वो जब तक कि आपके सिलेबस में बाकायदा अनाउंस करके शामिल ना की जाए, उससे पहले वो टेस्ट नहीं की जाती।
तो लिहाजा ये जनाब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये एक डेफिनेशन है जिससे मुतालिक सवाल आने के चांसेस जो बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ वो आपसे अगर सवाल पूछेंगे भी तो ये एक ग्लोरीफाइंग ऑफ एन ऑफेंस, इससे मुतालिक जो है ना वो एक दफ़ा सवाल आया हुआ है। तो ये इस तरह से बच्चों ये कोई सवाल आने के चांसेस हो सकते हैं। एरिया जो मैंने हाईलाइट किए हैं तो ये ऑन द बेसिस ऑफ के जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है या जो कम इम्पोर्टेंस का हामिल है, दो कलर्स मैंने तो यूज़ किए हैं। लेकिन जो बाकिया है तो क्या वो उनसे मुतालिक पेपर में सवाल नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, उससे मुतालिक भी आएंगे। लेकिन क्या है कि जो एरियाज हाईलाइट किए गए हैं उनको इस तरह से आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको याद करके जाना है। अच्छा जी, उसके बाद इसी तरह से ये कंपटीशन एक्ट भी है, इसमें भी जनाब ये रेलेवेंट मार्केट से मुतालिक सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये बड़ा एक टेक्निकल सा सवाल बनता है। और अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं जनाब बच्चों को ज़रूर इसमें से टेस्ट करूँगा कि रेलेवेंट मार्केट जिनसे है ये इसका मतलब बताएं। और ये फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन भी है और इसमें बच्चों को उलझाया भी जा सकता है, लेकिन इसका जवाब जो होगा वो सिंपल स्ट्रेट अंदाज में आपको देना होगा। अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन से मुतालिक भी सवाल आए हुए हैं। और ज़्यादा इसमें जो है तो एग्रीमेंट से मुतालिक भी सवाल आ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो है ना इस एरिए को इन दो टॉपिक्स के साथ में टेस्ट किया गया है। अच्छा जी, उसके बाद ये आगे आ जाएं आर्बिट्रेशन एक्ट के हवाले से। तो इसमें बच्चों आपको जो टर्म्स हैं जिनको पूछा जाएगा, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव की टर्म जिनसे एक दो दफ़ा ये पूछी गई है आर्बिट्रेशन एक्ट के हवाले से। और ये जो पूरी टर्म्स जो इम्प्लाइडली हर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर शामिल हो जाती हैं, इनसे मुतालिक जिनसे आर्बिट्रेटर के इख्तियारात को लेकर जिनसे सवाल पूछा जाता रहा है कि प्रोसीजर बताइए, कुछ तरीका बताइए। तो ये आप बच्चों इसको इस तरह से समझ लेंगे, रटा लगा लेंगे, याद कर लेंगे, तो ये आपके काम आएगा। के बाद एक और भी इसमें पावर से मुतालिक भी है, इसमें भी सवाल आ जाता है, ये वाला है पावर ऑफ आर्बिट्रेटर। तो भी आप उनसे ना येलो कलर में देखना है, इससे मुतालिक भी उनसे सवाल बन सकता है। खास तौर पर ये अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं ये उनसे ज़रूर टेस्ट करूंगा, क्योंकि इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है कि स्टेट स्पेशल केस, ये वाली बात जिनसे ना ये टेस्ट की जानी चाहिए। तो ये जनाब एक अच्छा पॉइंट बनता है और इससे मुतालिक जिनसे बच्चों को जरूर उनसे इंगेज करके उनसे पूछा जा सकता है कि जी ये बताएं कि एक आर्बिट्रेटर के इख्तियारात में ये स्पेशल केस को स्टेट करने के हवाले से क्या कानून में लिखा हुआ है, कि कैसे ये हो सकता है। अब पढ़ेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। ये आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको इस सेशन के बाद में भी कोई क्वेरीज रहती हैं, कोई सवालात हैं आपके जिनको कि आप चाहते हैं कि वो आंसर किया जा सके, तो डेफिनेटली आप उनसे ना वो मैसेज कर सकते हैं, क्वेरी उनसे ना रेज कर सकते हैं। तो अगर मेरे तक वो क्वेरी पहुंचती है तो डेफिनेटली आई विल आंसर दैट। आई मैंने हैबिट के काफ़ी बच्चे अक्सर सवाल पूछते भी हैं, खास तौर पर जब पेपर सुबह होता है ना, उसे एक दिन पहले तो मैं जनाब हल्कान हुआ होता हूँ, ये टेक्स्ट मैसेज कर करके जनाब इर्द गिर्द कोई भी इनसे होता है, मैं एक मिनट है देना कल बच्चे के वक्त से बड़ा मुश्किल वक्त है कि आज मैं उधर काम आ जाऊँ। तो जी वो इस तरह का सीन बना होता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बोला आपको कि जी एक कोई ट्रेंड बन चुका हुआ है हमारा कि हमने आखिरी वक्त में तैयारी करनी है। जब सर पे पैनी है ना उदन जनाब उसे बुकों खोल के देखनी है नहीं, उससे पहले जो ना और हमारे पास बड़े स्यापे हैं, बड़े काम है हमारे। तो ये जो मोबाइल हमारी जिंदगी को खा गया है, ये हमें जीने नहीं दे रहा, हमारी जिंदगी को खुद से ये है मॉनिटर कर रहा है। और जब फिर हम बहुत तंग आ जाते हैं कि यार उनके कल पेपर है, फिर वो कहता है जाकर खसमा का खा जाकर तैयारी कर ले, एक बार पेपर दे के फौरन उस तो बाद मैनू ऑनलाइन तू कर लेना है। तो उसके साथ इस तरह का जिनसे ना बच्चा जिनसे ना कोई एग्रीमेंट करके फिर उसके बाद में इसको ऑफ कर देता है। और उसके बाद पेपर देने के बाद फिर नेक्स्ट फिर जैसे ही पेपर देकर निकलता है फौरन हेलो कहाँ हो, मतलब फौरन उनसे ना फिर रास्ता जिनसे शुरू हो जाता है। मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जी आप ही बच्चों इस तरह से जिनसे ना अपने आप को जिनसे ना वो अगर कोई भी समझते हैं कि क्वेरीज हैं आपकी, कभी भी आप समझना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम, आप मुझसे सेंट्रलिक जरूर पूछ सकते हैं। लो बच्चों ये जनाब मैंने जो आपके सामने एक शो था इस तरह का वो पेश कर दिया है। अब मैं चाहूँगा कि हम कोई फिर 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं,
ठीक है, फिर चाय शाय पी के फ्रेश फ्रेश होकर आप आ जाएं। के बाद फिर जब आप वापस आएंगे तो व्हाट वी विल बी डूइंग, फिर हम क्या कर रहे होंगे, फिर मैं